जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान इस्लामाबाद से। वकार गिलानी साहब आज कुछ नासाजियत तबाह की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर रहे। आज हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी और उस कारकर्दगी के हवाले से जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है पाकिस्तान में। एक तो अपोजिशन सबसे बड़ी हुकूमत के लिए पीटीआई लगती है, लेकिन ऐसे लगता है कि हुकूमत के खिलाफ कुछ और कुव्वतें भी सफारा हो रही हैं। वो कौन सी हैं, उनका एजेंडा क्या है, उस पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद पार्लियामान का जॉइंट सेशन भी शुरू होने वाला है, उसकी क्या अहमियत है, थोड़ा सा तस्करा उसका भी करेंगे। तो जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान जिस किस्म की अपोजिशन कर रहे हैं, अगरचे कि वो खुद जेल में हैं, लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने तमाम सियासी जमातों को ऑन देयर टोज रखा हुआ है। पीडीएम 1 की हुकूमत के लिए भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, पॉलिटिकली भी। फिर उनके लिए हुकूमत के अंदर भी चैलेंजेस थे। अब ये जो हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की, बज़ाहिर तो उनके लिए अभी भी चीजें उतनी आसान नहीं है। ऐसे लगता है कोई सिरा उनसे पकड़ा नहीं जा रहा। दूसरी तरफ जो उनके अपने इत्तेहादी हैं या पोटेंशियल इत्तेहादी हैं, वो भी कुछ खफा खफा उनसे होना शुरू हो गए हैं। ये क्या कहानी चल रही है? बहुत शुक्रिया वैस सलीम साहब। देखें, इस टाइम हुकूमत के जो हालात हैं वो बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी तौर पर संभले नहीं हैं। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही कि सिलसिला कहाँ से शुरू करें। सामने उनके मैदान काफी हैं, सामने उनके मसाइब काफी काफी सारे। उन्होंने सबसे पहले तो अपने इत्तेहादियों का ट्रस्ट डेफिसिट उनके साथ चल रहा है। हम्म। उस वो ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ से शुरू हुआ? जब पीपल्स पार्टी ने शुरू में इन्हें कह दिया कि हम आपके साथ कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। ये एक अलहदा कहानी है। उन्होंने कैबिनेट में तो नहीं बैठे, लेकिन बड़े अहम अहम अच्छे अच्छे ओहदे अपने पास रख लिए। हम्म। अब जो अपोजिशन है, अपोजिशन का शुरू में इन्होंने पूरा प्लान सारा तैयार किया गया कि उनको किस तरीके से हमने आउट करना है पार्लियामान से या सियासत से या किस तरीके से। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, ये हमारे सामने की बात है। पार्लियामान में उनकी मौजूदगी, पार्लियामान में उनकी हैसियत कम नहीं हो सकी, बल्कि बढ़ती जा रही है हम्म। आने वाले हर दिन में। हुकूमत का, अगर आपने शुरू में ये बात की कि गुत्थियां सुलझाने में उन्होंने क्या क्या काविशें की। उन्होंने कहा कि ईद के दिनों में हम बिजली के नर्ख में कमी कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बहाली, कोई इस तरह से अवाम में खुशी की लहर नहीं दौड़ी, क्योंकि वैसा मसला ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और महंगाई का जो तूफान है ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ना है। हम्म। इस महंगाई का जो फायदा हो रहा है, अभी तो ये आईएमएफ हम के इस साथ जो ये नई डील निगोशिएट करते फिर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डील, अभी तो उसके असरात आने हैं। हाँ जी, इस महंगाई का हर तौर, हम ये कह सकते हैं, फायदा जो हो रहा है वो अपोजिशन को फायदा हो रहा है। इसका फायदा उठाते हुए अब क्या हुआ है कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ये इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। हम्म। देखें, उसमें बलूचिस्तान, इन्होंने आगाज कहाँ से किया? बलूचिस्तान से। हम्म। बीएनपी के सरदार अख्तर महंगल, पीके मैप के महमूद अचकजई, ये लोग उन्होंने कोयटा में बुला लिया पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ, जमात इस्लामी और इन सब लोगों को। ईद के तीसरे दिन, ये 12 तारीख को इनकी मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। उस मुलाकात के अंदर इन्होंने कहा है कि अब हमारा सरदार कौन होगा, हम डिसाइड किस तरह से करेंगे। मशीन में जलसा भी तो किया था ना इन्होंने इकट्ठे होके। हाँ जी, वो पशीन का जलसा बहुत खटका है आपके जो हुकूमती हलकों को। हम्म। उससे बहुत ज्यादा रिपल्स और बहुत ज्यादा लहरें काफी दूर तक गई हैं। हम्म। क्या कह सकते हैं कि शहर इक़्तिदार तक आई हैं। उसको देखते हुए, अच्छा, ये जो इनकी बैठक हुई है, उस बैठक में इन्होंने ये तय किया है कि नेक्स्ट बैठक में हमने क्या करना है इनका। और मेरी बात फिर बलोचिस्तान बीएनपी के सरदार अख्तर मेंगल साहब से भी हुई। मैंने कहा क्या कर रहे हैं सर, ये किस तरीके से? हम्म। उन्होंने बहुत खुली बातें की हैं। वो हम्म। कहते हैं कि आपको 9 सितारों वाली वो, मैंने कहा ये मूवमेंट कितनी मुवस्सर होती है, कितनी एक चल जाती है। मैंने कहा मुवस्सर होना ये बात की बात है। अगर हम शुरू में ये सोचेंगे, 9 सितारों वाली, उन्होंने पीएनए का जिक्र किया, उन्होंने एआरडी का जिक्र किया, एमआरडी का जिक्र किया। इन तमाम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक
किसी एक पार्टी का जो सिर्फ उनसे नहीं छीना गया, इलेक्शन के दिनों के अंदर उनके सीटों को, बहुत सारी सीटें, बहुत सारे पार्टीज मुतासिर हुई हैं। तो क्या कहते हैं कि दिलों को जख्म न दो, हरफे ना मुलायम से, ये तीर वो है जो लौट कर भी आता है। हम्म। कहते हैं कि अब हम जो हैं सब मुतहिद होंगे, इकट्ठे बैठेंगे, और इनको पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, ये जलसों की सूरत में और दूसरी चीजों की सूरत में इनको असर नजर आना शुरू होगा। हम्म। पहली चीज जो आज मैंने देखी वो ये थी कि जो बाई इलेक्शन जब होने जा रहे हैं अब 21 को, पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि अब हम अपने जलसे भी करेंगे, हम्म। सामने भी आएंगे, कैंडिडेट्स भी सामने लाएंगे। ये चीजें जो हैं अब बढ़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा, क्या हुकूमत इसकी के भी वजह, मसाइल। इसकी वजह ये हो सकती है कि पीटीआई अपने तौर पे जो पिछले 2 साल से, बल्कि खास तौर पे 9 मई के बाद से जो कुछ करने की कोशिश करती रही है, उसमें उन्हें कोई इतनी खास कामयाबी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मुकदमात भी बने हैं, तशद्दुद भी हुआ है। लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अच्छा, एक सेंटिमेंट अगर हमें इन जमातों में नजर आ रहा है तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए उनको आगे लगा दें और उनके पीछे रह के हम ये सारा कुछ कर लें। वैसा खान साहब की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, उन्होंने वो जो अपना काम जो उन्होंने किया था कि वो चौमुखी लड़ाई लड़ने लग गए थे। हम्म। उन्होंने कहा कि मैं सरदार अख्तर मेंगल से भी लड़ूंगा, महमूद चगजई से भी, जरदारी से भी, नवाज शरीफ साहब से, हर किसी के साथ उनका वैसे हुआ था। आपने बड़ी मेहरबानी की है कि आपने उनके दुश्मन सिर्फ मुल्क के अंदर तक रखे हैं, वो तो पूरी दुनिया से लड़े हुए हैं अपने तई। जी जनाब, बिल्कुल वो इसी तरीके से वो ये सिलसिला जो उन्होंने अंदरूने मुल्क ये जो किया, उसके नताइज ये हुए कि बिल्कुल तनहार हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा रिजल्ट आया, इससे भी अच्छे रिजल्ट आ सकते थे। सियासत से वो खुद आउट हुए, पार्लियामान से बाहर जाके बैठ गए, फिर पार्लियामान में अंदर आने के लिए जितनी काविशें की, उन्होंने कहा अब वापस नहीं आ सकते। जिस तरह से ये असम्बलियां छोड़ के गए थे, अब अक्ल आई है, अब अक्ल आती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये सब लोगों के साथ, ये छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलके बैठ रहे हैं, उनके साथ मिलके अपना नुक्ता नजर सामने ला रहे हैं। अब क्या है, अब भी अगर बाहर बैठ जाते, अब भी अपनी चीजें वो उस तरह से ना करते, तो उनका अपोजिशन लीडर ना होता। अब उमर अयूब इनका अपोजिशन लीडर है, अब उसको स्पीकर कौमी असम्बली ये तो नहीं कह सकेंगे आप बैठ जाओ। हम्म। तो होते हैं लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जितना मर्जी जितनी देर बोलें, जिस इशू पे बोलें, उनको उस तरह से रोका नहीं जा सकता। आमतौर पे तो आम एमएनए को तो कह दिया जाता है कि इतनी देर आप। अब इन्होंने खुल के खेलना है, अपनी बात करनी है, और हुकूमत के लिए मसाइल आने वाले दिनों में मजीद बढ़ते जाएंगे, ये हम्म। देखिएगा आप। तो मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ जब भी इस तरह की कोई हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनता है तो एक जो स्पॉटलाइट उस पर पड़ती है वो ये होती है कि क्या इसको हमारी जो मुक्तदरा कुव्वतें हैं उनकी हिमायत हासिल है या नहीं है कहीं दरपर्दा। आपको क्या लगता है इस हवाले से? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये भी अब चह में गोइयां शुरू हो गई हैं कि शायद बजट के बाद जो है वो हुकूमत ही तब्दील हो जाए। देखिए वैसा जब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से इतनी इनको आजादी मिलती जा रही है, इस तरह से बड़े सुकून से ये जो लोग मिल रहे हैं, और क्या जरूरत पेश आई कि गड़ी खुदा बख्श में बिलावल खड़े होकर कह रहे हैं कि मफाहमत होनी चाहिए, पीएनए 2 नहीं बननी चाहिए। आखिर हीट महसूस हो रही है, इनको हीट सियासी पार्टियों से महसूस होती हुई नजर नहीं आ रही। इनको हीट जो इशारा आपने किया है, वहां से इनको तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। इनको क्या कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कोई चीजें हम हमसे संभल नहीं पाएंगी। बजट आना है, बजट में तो इनके लिए ज्यादा मसाइल खड़े हो जाने हैं। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत किस तरह से चलेगी, हुकूमत के चलने की तो नवाज शरीफ साहब से, बल्कि शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया कि किस तरीके से ये चलेगा। नवाज शरीफ साहब वैसे साइड पर हैं, आप इनको लेके कैसे चलेंगे? आपके सामने ही बहावल नगर का जो पिछले दिनों वाकया हुआ, कहीं सामने हुकूमत नजर ही नहीं आ रही थी कि किस तरह से कोई जवाब दे पाए। सामने आए, एक ट्वीट आया ख्वाजा आसिफ साहब का, उसके अलावा कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था। ऐसी चीजों में ये हुकूमत की निशानदेही कर रही होती है, हुकूमत कमजोर है।
उसके हाथ पांव मजबूत नहीं है। देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज व्हाट यू बारगेन्ड फॉर। ये तो वो डील है ना जो ली है इन्होंने हुकूमत में आने के लिए। और मेरी खबर इस हवाले से ये है कि ये ऐसे ही होना था। ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट कोई अपने ओरिजिनल प्लान से पीछे हट गई है या वो हुकूमत बदलना चाहते हैं। ओरिजिनल प्लान ही ये था कि इलेक्शन करवा के हुकूमत बनवा के फिर वो थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे और बोझ शिफ्ट करेंगे हुकूमत पर कि अब आप डील करें इन सबको। इनका भी अपने तमाम पेशरों की तरह ये ख्याल है कि जी जो कुछ करे एस्टेब्लिशमेंट ही करे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे तमाम सियासी मसाइल जो हैं वो भी वही हल करें। तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं मदद खा हूं, आपकी आखिरी बात सुन नहीं सका, आवाज में थोड़ा सा जी, मसला मैंने था। कहा कि जो प्लान था वो यही था कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन के बाद एक सेटअप जब बन जाएगा तो वो थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे और हुकूमत को जी कहेंगे कि आप ये सारा कुछ डील करें। वो बोझ उन पे डालेगा। अब हुकूमत ये चाहती है कि उनके तमाम मसाइल, सियासी मसाइल हो, माशी मसाइल हो, हर किस्म का मसला वो हल करके दें इनको। तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है ना। ये तो वैसी ही खाम ख्याली है जो इमरान खान साहब को अपने वक्त में हो गई थी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये चीजों के इशारे हम इस तरह से देख सकते हैं कि अब ये कल से आप देखिएगा कुछ कि खान साहब को केसेस से किस तरीके से निजात मिलती हुई नजर आती है। और धूम धड़क्का आप देखिएगा ये जो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में होना है, ये किस तरीके से चीजों को, और ये सारे इशारे इस तरफ जाएंगे कि हुकूमत कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। फिर वो कहेंगे क्या क्या सबब ढूंढा जाए हम्म। आगे। शुरू में आपने बात की आईएमएफ की। आईएमएफ का तो ये जो अभी तड़का नहीं लगा और अभी से लोगों के जो बिल्स आए हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, उसके बाद क्या होना है। बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से अपोजिशन मजबूत होती हुई नजर आ रही है इनके हम्म। सामने। तो चलें, इसमें तो हम अब देखते हैं कि हुकूमत इसको कैसे टैकल करती है और अपोजिशन की अगली हिकमत अमली क्या होती है। आपस में भी उनका किसी एक एजेंडे पे इत्तेफाक होता है या नहीं होता। थोड़ी सी बात ये, जो पार्लियामानी साल शुरू होने जा रहा है, जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, उस पर भी कर लें। क्या एजेंडा है ज्वाइंट सेशन का और आपकी क्या तवक्कुआत हैं इससे? वैसा भी ये सदर जरदारी साहब ने खिताब करना है हम्म। और उन्होंने खिताब के अंदर इनको एक रोड मैप देना है हम्म। कि आप से ये पिछले उसमें खामियां हुई और आने वाले साल के अंदर आपने इन चीजों के ऊपर या माशी जो बहरान है उस पर काबू किस तरह से पाना है। साथ वो हमेशा ये बात जरूर करते हैं कि मफाहमत की बात की जाए, जिसका इशारा आज बिलावल ने भी किया है। ये बिला जरदारी साहब ने तो ये बातें जरूर करनी है, लेकिन मेरी जो इतलाहात हैं उसके मुताबिक अपोजिशन ने एक बात भी नहीं सुननी। उन्होंने शदीद एहतजाज करना है अपने पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट सेशन के दौरान, और उन्होंने रिहाई का मुतालबा करना है और उन्होंने अपने मैंडेट का जिक्र करना है। तो ये आप देखिएगा जॉइंट सेशन इसी चीज की नजर हो जाएगा। वो कोई इतना शोर शराबा होता है कि कान में कोई आवाज नहीं पड़ पा रही होती कि क्या बोला गया, क्या कहा गया, वो क्या रोड मैप देंगे। ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि चले जी पार्लिमानी साल का किसी इतने अरसे बाद आगाज तो हो रहा है किसी ना किसी तौर के ऊपर। तो अब क्या ये इस दफा पार्लियामेंट भी किस हम तरह से चल, वही तमाशा देखेंगे जो हर दफा होता है कि ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज करेगी, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी? बिल्कुल इसी तरीके से होना है। आप देखिएगा कि ना सिर्फ इन अपोजिशन ने उसी तरीके से स्पीकर पोडियम के सामने आके खड़े हो जाना है, हम्म। जोरदार किस्म के नारे लगाने हैं। उन्होंने जिस तरह हाथों में उनके झंडे होते हैं, ये सारी चीजें वो करेंगे। और उसके बाद क्योंकि ये पहले दिन से जब से ये शुरू हुई है, अभी तक 3 इजलास हुए हैं, 2-2 दिन के, एक-एक दिन के, उसके अंदर कहीं सुकून नहीं नजर आया। लेजिस्लेशन तो बहुत दूर की बात है, वैसा वो तो पता नहीं किस तरह से ये लोग करेंगे, क्या होगा। ये चीजें अभी हुकूमत से संभल नहीं पा रही। वो शुरू में मैंने कहा था इनका अपना ट्रस्ट डेफिसिट ही नहीं खत्म हो रहा आपस के अपने जो इनके हम वो हैं आपके
इनके मुझे तो लगता है इत्तेहादी हैं उनका इनके अपने साथ। घर के अंदर भी ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब कुछ और बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो उखड़े उखड़े नजर आते हैं। वो यही था, देखें शुरू में नवाज शरीफ से जो वापिस आए थे और इन्होंने सारे ऐलानात किए थे, उसके मुताबिक तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बनने थे। हम्म। ये आखिरी दिनों में पता नहीं क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये कहानियां ऐसा ऐसा अनफोल्ड होंगी, हमारे सामने आएंगी। वो एक उन्होंने इश्तिहार भी छाप दिए थे हमारे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात सब कुछ छपा था। दूसरे दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आ गए और वो लीडर ऑफ हाउस का उनको दे दिया गया ये खिताब। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे गैप्स हैं जिसकी वजह से इनके आपस के अंदर भी इख्तलाफात सब हैं। जिंदगी में जावेद साहब देखे ना, फिर सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं ना कहीं आके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अगर उन कॉम्प्रोमाइजेस के नतीजे में आप फिर हुकूमत भी बना लेते हैं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज तो वो कहते हैं बड़ी स्लिपरी स्लोप होता है। वो फिर आप उस पर लुढ़कना शुरू करते हैं ना, तो लुढ़कते ही जाते हैं, वो फिर उस पे वापसी कोई नहीं होती। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इससे क्या हुकूमत को तकवीत मिलती है या मजीद उनके लिए हालात मुश्किल होते हैं। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली देखें, कि इनके लिए चीजें कोई बेहतर होने जा रही हैं। और सबसे बड़ा उसमें मसला जो है वो मईशत का है इनके लिए। और जब तक माशी मसाइल ठीक नहीं होंगे तो उसका पॉलिटिकल फायदा इनके मुखालफिन को होता रहेगा। बहरहाल इस पर हम भी बात करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबका और जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।